गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है। एयर इंडिया की एयरबस और बोइंग के साथ जो डील हुई है इसके बारे में जानेंगे। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। साथ ही में इस क्लास में डिस्कस करेंगे बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, सारगेसो सागर, काला सागर और बेरेंट सागर के बारे में। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस क्या है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। किस राज्य में खाद्य तेल टैंक से तेल के अवशेषों को हटाने के दौरान दम घुटने से मृत्यु हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं। नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया गया, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। साथ ही में जानेंगे कि जो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा। इसी के साथ आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे वीक का करंट अफेयर, यानी कि आज के इस सेशन में आप सभी का पूरे वीकली करंट अफेयर का रिवीजन भी होने वाला है। तो एक बार आप सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास आप सभी एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड चलिए डिस्कस करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, खबरों में रही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे से गुजरती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पाइपलाइन है ये इस समय सुर्खियों में बनी हुई है और ये पाइपलाइन गुजरती है बाल्टिक सी से। याद रखेंगे, बाल्टिक सागर के नीचे से यह पाइपलाइन गुजरती है। आइए जान लेते हैं इस पाइपलाइन के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन है जो रूस और जर्मनी को जोड़ने वाले बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरती है। इस पाइपलाइन का जो निर्माण है वो यूक्रेन गैस पारंपरिक परागमन प्रणाली वाले देशों के बजाय रूस से यूरोप तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के उद्देश्य से किया गया था। ये जो पाइपलाइन है ये दो हिस्सों में बटी हुई है। इसका जो पहला पार्ट है वो 2011 में बनाया गया था और सेकंड ये बनकर हुई तैयार 2012 में। सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर में जल के भीतर विस्फोटक की एक श्रृंखला ने नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट और सेकंड पाइपलाइंस को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है युद्ध और फ्रेंड जो बमबारी हुई है या जो विस्फोट हुआ है उसके कारण ये जो पाइपलाइन है इसमें काफ़ी क्षति आई है। भूकंप वैज्ञानिकों ने रिसाव का कारण उस क्षेत्र में समुद्र के नीचे विस्फोट होना बताया है। ये कहा जा रहा है जो भूकंप वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा कि इसमें क्या है, रिसाव होना शुरू हो गया है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोप और रूस दोनों के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सुर्खियों में बनी हुई है, तो आप सभी याद रखेंगे। अब हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है बाल्टिक सी के बारे में जानना। तो देखिए, बाल्टिक सागर जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैप में। आप सभी इसकी लोकेशन याद रखेंगे फ्रेंड्स, लोकेशन आप सभी से पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको याद होगा बेरेंट सी, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में। बेरेंट सी जो कि आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। बेरेंट सी से ही रसिया ने जिरकॉन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण रसिया के द्वारा बेरेंट सी से ही किया गया था। डिस्कस कर लेते हैं काला सागर के बारे में। तो देखिए, काला सागर से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, 4 देश आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, मैप में आप सभी काला सागर यानी कि ब्लैक सी की लोकेशन देख सकते हैं। काला सागर से किन देशों की सीमा लगती है? बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, ये याद रखेंगे जो कि काला सागर से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी इसे कहा जाता है। कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा लगती है? तो कैस्पियन सागर से लगती है ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान के बाद याद रखेंगे रसिया, रसिया की सीमा भी कैस्पियन सागर से लगती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की जो सीमा है वो किससे लगती है? तो कैस्पियन सागर से लगती है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अरल सागर। अब अरल सागर के बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो अरल सागर है, अरल सागर से किन देशों की सीमा लगती है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में।
इसके बाद याद रखेंगे सारगैसो सागर। सारगैसो सागर बहुत पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन बनता है कि जो सारगैसो सागर है ये किसका भाग है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। ये वाला जो एरिया है ये अटलांटिक महासागर है। और याद रखेंगे कि जो अटलांटिक महासागर है इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है एस के आकार का। सारगैसो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर सारगैसो नाम की एक घास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी सीमा तट से नहीं लगती है। तो ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे सारगैसो सागर के बारे में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर आप सभी एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो दिखाई देगा, जिसके बाद आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और जितनी भी पीडीएफ होंगी या जो भी अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है, इसका संबंध है अमेरिका से। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। तो अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल में यूएस कैपिटल में संसद के संयुक्त सत्र में स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया है। यह बाइडेन का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस को इन्होंने संबोधन किया है। किन्होंने, तो याद रखेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं, यह है अमेरिका। अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे उनका नाम है कमला हैरिस। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा का जो हेड क्वार्टर है यानी कि नासा का जो मुख्यालय है वो आता है वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है कि ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है। तो फ्रेंड्स ये भूमिगत जो वायुसेना अड्डा है ये ईरान का है। किसका है, तो याद रखेंगे ईरान का है। डिस्कस करेंगे इस अड्डे के बारे में। तो देखिए यह क्रूज मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को रखने में सक्षम है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ओघव के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके अनावरण को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए एक संयुक्त अभ्यास के जवाब में ईरान की हवाई सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। यह हमले के मामले में प्रतिकूल लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस जेट और ड्रोन की मेजबानी करता है। मैप में आप सभी ईरान की लोकेशन देख सकते हैं, ये है ईरान, और ईरान की राजधानी को कहते हैं तेहरान। ईरान से याद रखना है कि जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये ईरान में आता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ग्वादर बंदरगाह किस देश में है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में एक खाद्य तेल टैंक से तेल के अवशेषों को हटाने के दौरान दम घुटने से 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। तो फ्रेंड्स ये मामला देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे सांस यानी कि जो खाद्य तेल का जो टैंक है, तेल के अवशेषों को हटाने के दौरान यहाँ पर इनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई है। तो ये सुर्खियों में बना हुआ है, तो हो सकता है इस राज्य का नाम आपसे पूछ लिया जाए। अगला सवाल है कि एयर इंडिया ने कितने नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग से डील की है। तो फ्रेंड्स एयर इंडिया इनसे खरीदेगी 500 नए विमान। याद रखेंगे 500 नए विमान खरीदने की ये डील हुई है एयर इंडिया की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो एयरबस है या फिर बोइंग है ये किस देश की कंपनियां हैं। तो देखिए फ्रांस की कंपनी है एयरबस। बोइंग किस देश की कंपनी है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। कमेंट्स में लिखना है कि जो बोइंग कंपनी है ये किस देश की है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है रोहित शर्मा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शतक लगाते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका 9वां शतक है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित विश्व के चौथे कप्तान भी बन गए हैं।
अगला सवाल है कि नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का जो उद्घाटन है ये किसने किया है। तो पहला सवाल तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह कौन है, तो ये वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका में परिवर्तन के परिणामों का आकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा ABK प्रसाद को। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में 28 फरवरी 2023 को इन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया जाएगा। अब पूरे वीक का रिवीजन कर लेते हैं। आप सभी आंसर लिखते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो वीकली रिवीजन करते हैं क्विकली। तो पहला सवाल रिवीजन करेंगे आप सभी के फुटबॉल एशिया कप 2027 की जो मेज़बानी है ये कौन करने वाला है। तो 2027 की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। 2023 की मेज़बानी पूछ ले तो 2023 की मेज़बानी सौंपी गई है कतर को। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम आंसर दे दीजिएगा, तो आंसर आपकी जो दूसरी स्लाइड रहती है क्वेश्चन की, इसी के बाद इसमें आपका आंसर रहता है। तो जैसे अगर आपको आंसर देखना हो तो आप सेकंड स्लाइड पर जाकर आंसर देख सकते हैं। PDF मिल जाएगी आप सभी को टेलीग्राम पर। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है फ्रेंड्स, ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और एक स्थान आपको याद रखना है, कर्नाटक के तुमकुरु में यह फैक्ट्री है। किस देश में कामागाटू मारू घटना पर सड़क का नाम रखा जाएगा, तो ये सड़क बनाई जाएगी कनाडा में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ। गांधी सागर जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये हुआ है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटन जो रेलगाड़ी है ये कहाँ शुरू करेंगे, तो याद रखेंगे ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाएगी। अगला सवाल कि 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ है। तो ये जो मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद में लग रहा है और 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी रही है, तो फ्रेंड्स अनुमानित विकास दर रही है 6.5%। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। और फ्रेंड्स याद रखेंगे इनका जो जन्म है ना वो दिल्ली में हुआ था। किस देश को मार्च 2023 से झारखंड के गोड्डा बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति की जाएगी, तो मार्च से बिजली दी जाएगी बांग्लादेश को। राइट आंसर ऑप्शन ए। आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये खिताब ITBP ने जीता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है, तो याद रखेंगे आप सभी इस क्वेश्चन को, ब्राजील पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, सिंगापुर। आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करते चलेंगे जिससे आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। किस देश ने खाद्य संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, तो ये बढ़ावा देना शुरू किया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है ये किस शहर में किया है, तो याद रखेंगे ये बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है, तो ये रिकी केस ने जीता है। और रिकी केस तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले भारतीय ये बन गए हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाले चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने।
वाणी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी? तो याद रखेंगे का संबंध था गायन से, यानी कि ये गायिका थी। मेरो रुखु मेरो रुख मेरो संताति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है? तो ये इस पहल की शुरुआत सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल जल्दी से रिवीजन करेंगे आप सभी। किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। काला घोड़ा जो कला उत्सव है 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई थी भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अगला सवाल, या तसो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो या जो तसो झील है ये आती है आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च कर दी है? रिलायंस ग्रुप के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर INS पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो याद रखेंगे INS विक्रांत पर। अगला सवाल है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से लॉन्च होगा? तो इसे इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। किस देश में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लायन की मौत हो गई है? तो ये प्रकोप देखने को मिला पेरू में। अगला सवाल है कि भारत, फ्रांस और किस देश ने हाल ही में त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें दी हैं? 50 बसें दी गई हैं, तो ये दी गई हैं श्रीलंका को। अगला सवाल, निम्न में से किन देशों में आए भूकंप के झटकों से करीब 4000 से ज़्यादा इमारतें ध्वस्त हो गईं? तो फ्रेंड्स ये भूकंप के झटके आए हैं तुर्की और सीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी है? तो 6.5% कर दी है। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है भारत। निम्न में से किसके द्वारा वार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है किसने? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसकी लॉन्चिंग की गई है गूगल के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है? तो ये रेस्टोरेंट खुल गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सेंसर से लैस एक नया सूंघने वाला जो रोबोट है इसे किसने बनाया है? इजराइल। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कितने देशों द्वारा क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया जा रहा है? तो आप सभी जानते हैं क्वाड में 4 देश हैं और चारों देशों द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। कौन सा बैंक QR कोड आधारित कोइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है? रिजर्व बैंक यानी कि RBI। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दूसरे क्रिकेटर बने हैं गैरी बैलेंस। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दोस्त इसे नाम दिया गया है। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा कर दी है? तो ये आपदा की घोषणा दक्षिण अफ्रीका की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस देश की PM शेख हसीना ने जयदेवपुर टोंगी रेल लाइन के भारतीय LOC वित्त पोषित हिस्से का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश की PM है ये वर्तमान में शेख हसीना।
अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी को किस शहर में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? मुंबई, महाराष्ट्र। इसरो ने SSLV T2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसके द्वारा 3 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है ये किस शहर में हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? फोन पे। अगला सवाल है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत रहा है 10वें स्थान पर। फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया MD और CEO नियुक्त कर दिया है? तो इनका नाम है मीनाक्षी नेप्तिया, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। निम्न में से किसने भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में 12 फरवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर बहुत ही कम समय में हमने रिवीजन कर लिया। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।